हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज में हमने पिछले लेक्चर्स में बात करी थी कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसकी वैल्यू हमने निकाली थी ना, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन और जनरल पॉइंट पर हमने इसकी वैल्यू भी निकाली थी। ठीक है, अच्छा। अब भाई ये है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या उस पर कुछ फोर्स लगेगा? भाई जैसे एक चार्ज होता है, एक चार्ज अपने चारों तरफ क्या बनाता है? एक चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और इस चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इस पर फोर्स लगता है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही एक डायपोल जो होता है वो भी अपने चारों तरफ क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और अगर उस डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या उस पर भी फोर्स लगेगा? ठीक है, देखते हैं। तो इसका आंसर है कि उस पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलो देख लें कैसे नहीं लगेगा। देखो जरा, मान लेते हैं कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसा, हर जगह इसकी वैल्यू एक बराबर होगी, लाइन की जो गैपिंग है वो बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमने किसी डायपोल को रख दिया, ए बी हमारा एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स उसी फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, जबकि नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो इसका रीज़न बड़ा सिंपल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना। यहाँ कहीं पॉजिटिव प्लेट रखी होगी, यहाँ कहीं नेगेटिव प्लेट रखी होगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस से माइनस जा रही होगी। तो अगर यहाँ पॉजिटिव रखा होगा तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और यहाँ नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो ये बात याद रखने वाली है क्या, कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उस पर जो फोर्स लगता है वो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हो तो इस पर जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक, अच्छा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये हम यहाँ पर ले रहे हैं कि अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब ई जो है हर जगह इक्वल रहेगा, है ना। तो यहाँ पर ई इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर चार्ज तो वैसे ही डायपोल में इक्वल होते हैं। तो अगर कोई कहे यहाँ पर फोर्स बताओ तो यहाँ पर फोर्स हम बताएंगे Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है, Q चार्ज और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पर भी तो वही आएगा, F बराबर Q इंटू ई। भाई चार्ज सेम है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो फोर्स सेम हो जाएगा। तो अगर इस डायपोल पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इसका मतलब अगर किसी एक ही बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग जाए तो वो फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ कहें कि नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स ये हो जाएगा 0, है ना। तो अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डायपोल रख दिया जाए तो उस पर आंसर है नेट फोर्स तो 0 होता है। हाँ, है ना। तो ये चार्ज जैसा नहीं है, चार्ज से थोड़ा अलग है। चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स भी लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है। लेकिन डायपोल अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और डायपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो डायपोल पर काम करने वाला नेट फोर्स 0 होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो। ठीक, हाँ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होती तो फिर ये फोर्स 0 ना होता, है ना। भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना होती तो यहाँ E की वैल्यू अलग होती और यहाँ की E की वैल्यू अलग होती, तो फिर ये दोनों फोर्सेस सेम ना आते, हैं ना। ये F1 होता, ये F2 होता, फिर इन दोनों का डिफरेंस वो आंसर आता, है ना। फिर नेट फोर्स, भाई दोनों फोर्स कैंसिल ना हो पाते तो कुछ ना कुछ नेट फोर्स काम करता। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो नेट फोर्स 0 होगा और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो फिर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। ठीक, ये तो फोर्स की बात हो गई। अच्छा, अब जरा देखो इस फोर्स से होगा क्या। ये जो फोर्स है एक इधर लगेगा और एक इधर लगेगा, तो अगर किसी बॉडी पर दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग जाए और वो भी सेम लाइन ऑफ एक्शन में ना हो, एक ही लाइन के अलॉन्ग ना हो, तो वो दोनों फोर्स क्या करते हैं? टॉर्क बनाते हैं,
है ना, और टॉर्क से वो बॉडी रोटेट कर जाती है ना। तो ये डायपोल भी ऐसे रोटेट करता है। ये डायपोल ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करता है और ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करता है। फाइनली ये जो टॉर्क है वो ऐसे घूम जाता है ना। तो अगर कोई बॉडी स्टार रखी है और वो घूमने लगे, इसका मतलब उस पर क्या लग रहा होगा, टॉर्क लग रहा होगा, है ना। तो आज हमें यही निकालना है, आज हमारा यही टॉपिक है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक डायपोल रख दें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डायपोल रखा है, तो इस पर कितना टॉर्क काम करेगा ये निकालते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी हेडिंग है टॉर्क एप्लीकेबल ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल in an uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है तो इस पर कितना टॉर्क लगेगा ये निकालते हैं। भाई टॉर्क क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक्चुअल में जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करता है। किसी बॉडी को अगर हमें स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है, मतलब आगे बढ़ाना है, तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो, है ना, नेट फोर्स लगाना पड़ता है। ऐसे अगर किसी बॉडी रेस्ट पे और हमें इसको रोटेट कराना है, घुमाना है, तो हमें उस पर नेट टॉर्क लगाना पड़ता है ना। टॉर्क से वो बॉडी रोटेट कर सकती है। ठीक है, तो टॉर्क होता है भाई। टॉर्क जो है एक्चुअली फोर्स ही टॉर्क बनाता है। ठीक है, तो जो टॉर्क का जो फार्मूला होता है, कोई बॉडी है, टॉर्क का, जरा टॉर्क के बारे में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है और इस बॉडी पर हमने इधर एक फोर्स लगाया, ठीक है, और ये बॉडी जो है इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है ना। ये इस पर फोर्स लग रहा है और एक मान लो ये फोर्स लग रहा है। ये दो इक्वल फोर्स लग रहे हैं या दो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो ये बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी और रोटेट कर जाएगी तो इस पर कोई कहे टॉर्क निकालो। तो टॉर्क किस कैसे देखो, ये है इसका एक पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास, या इस पॉइंट से जाने एक एक्सेस जाएगी, इसी को बोलेंगे एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से जो फोर्स है, उस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, इसको हमने आर मान लिया, आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स, इस फोर्स के कारण जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फोर्स लिखो इनटू, वो फोर्स लिखो इनटू उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दो, है ना, आर परपेंडिकुलर। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसी को हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, वो फोर्स लिखो और उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक, अच्छा इस टॉर्क एक्चुअली जो है, जो टाउ होता है ना, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और ये होता है रेडियस वेक्टर, है ना। ये जो होता है ये रेडियस वेक्टर होता है और एफ होता है फोर्स। ये दोनों भी वेक्टर होते हैं और ये भी वेक्टर होता है। तो ठीक है, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, अगर इस टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं टाउ पर, ये सब 11th में पढ़ा जाता है, टाउ वेक्टर बराबर आर वेक्टर और क्रॉस एफ वेक्टर, ये होता है। तो टॉर्क की डायरेक्शन की अगर बात करो तो टॉर्क की डायरेक्शन आर और एफ दोनों के परपेंडिकुलर होती है ना। भाई ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होती है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है ना। भाई ए क्रॉस बी जो होता है उसका फॉर्मूला 11 में पढ़ा होगा। ये होता है ए क्रॉस बी क्या होता है, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या ए क्रॉस बी बोलते हैं। और ए क्रॉस बी खुद एक वेक्टर होता है और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है ना। फॉर एग्जांपल के लिए हम कहेंगे ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। ठीक है, और हमसे कहा जाए बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ। ठीक है, अरे ये हम बता क्यों रहे हैं, एक्चुअली में इन सब का हम इसमें यूज़ करेंगे। हम टॉर्क निकालेंगे और फिर टॉर्क निकालेंगे तो उसकी डायरेक्शन भी निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए सब काम आएगा अभी इसी में।
ठीक है, इसलिए बता रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए दो वेक्टर हैं ए और बी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है और हमसे कहा गया कि बताओ ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। अच्छा, अब दोनों के परपेंडिकुलर होती है तो ये वेक्टर ये ए है ये बी है, इसके परपेंडिकुलर का मतलब इस बोर्ड के बाहर ले लो या इस बोर्ड के अंदर ले लो, दोनों डायरेक्शन से इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगी। तो दो पॉसिबिलिटी हैं, तो अब हम कौन सी लें? तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक रूल होता है और उस रूल का नाम है राइट हैंड रूल। उसमें क्या है, राइट हैंड लो और क्या करो, पहले वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को रखो, फिंगर्स को रखो, ऐसे सीधे हाथ करो, है ना, अपने फिंगर्स और थंब को इस तरह से फैला दो कि फिंगर्स और थंब जो है परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अब क्या करो, पहले उंगलियों को पहले वेक्टर की तरफ रखो और इसके बाद उंगलियों को दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ ऐसे ऐसे। इस दौरान जो थंब होता है, अंगूठा होता है, वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर ए की तरफ उंगलियों को रखेंगे, बी की तरफ घुमाएंगे, तो जो ए क्रॉस बी आएगा ये बाहर आएगा, है ना, ए क्रॉस बी क्या आएगा, बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन यहाँ क्या है, बाहर की तरफ। अगर ये कहते जरा बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बताओ, तो भैया पहले बी वेक्टर की तरफ हम उंगलियों को रखते और फिर ए की तरफ रखते। ठीक है, तो बी की तरफ रखते, तो जरा सुनना, आपको ये कहते कि भैया लो बी की तरफ रख दिया, अब ए की तरफ घुमाए, तो ए की तरफ घुमा तो उंगली को तोड़ दोगे क्या यार? उंगली के पीछे उंगली तोड़ने का विचार है क्या? उंगली तोड़ना नहीं है, उंगली तोड़ना नहीं, हाथ को पलट देना है। और हाँ भाई, उंगली उल्टा कैसे घूम जाएंगी, है ना, तो हाथ को पलट देना है। अब रखो उंगलियों को बी की तरफ और इसको ऐसे घुमाओ, तो घुमाओगे तो पहला वेक्टर बी हो गया, दूसरा ए हो गया, और बी से ए के ले जाएंगे, उंगलियां ऐसे घूमेंगी और अंगूठा कहाँ आएगा, बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के अंदर, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, बोर्ड के बाहर। ठीक, एक बात और, जो टॉर्क होता है ना, ये टॉर्क किस डायरेक्शन में बॉडी को रोटेट करता है, तो जो जिस डायरेक्शन में उंगलियां मुड़ जाती हैं ना, उसी डायरेक्शन में ये टॉर्क उस बॉडी को रोटेट करता है। ठीक है, तो अगर है ना ये चीज़ें, तो टॉर्क की डायरेक्शन हम यहाँ से निकालते हैं। टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए आर और एफ का क्रॉस कर दो, ये आता है, खैर यहाँ से। ठीक, तो चलो ये सब बेसिक बातें हो गई हैं, जरा हम निकालते हैं, अब हम टॉर्क निकालते हैं। ठीक है, तो भाई नेट फोर्स तो जीरो है, ये तो हमें समझ आ गया, है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होता है। अब हम टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क काम करता है, तो कितना टॉर्क काम करता है इसको निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हमारा पास कोई एक डायपोल रखा हुआ है, ये ले लो डायपोल। ठीक है, ए बी हमारा क्या है, एक डायपोल है, और ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू। ठीक, अब इस डायपोल पर देखो फोर्स लगेगा, है ना, एक ये फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, दोनों फोर्स F मान लो, दोनों फोर्स बराबर होंगे क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब सीधा सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह इक्वल होगा, यहाँ भी E होगा, यहाँ भी E होगा, तो चार्ज सेम है, ये फोर्स भी सेम लगेगा, तो ये दोनों फोर्स सेम लगेंगे। ठीक है, और जब ये दोनों फोर्स सेम लगेगा तो ये जो डायपोल है वो मिड पॉइंट के अराउंड घूमने लगेगा, तो इसका जो मिड पॉइंट हो जाएगा, इससे इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन जाएगी, है ना, ऐसे, और ये ऐसे घूमेगा, तो इस मिड पॉइंट से ऐसे घूमेगा। ठीक, अच्छा भाई दोनों चार्ज बिल्कुल सेम है ना, आइडेंटिकल है, तो इसीलिए ये मिड पॉइंट से रोटेट करने लगेगा, मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, और यहाँ से ये जो है ये लाइन इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस L हो गई है ना डायपोल की, ये आधी लेंथ है, ये भी L हो गई है ना, डायपोल की जो पूरी लेंथ है वो 2L मानते हैं। और वैसे भी हमने बताया था कि ये जो L होती है ये है रेडियस ऑफ रोटेशन, है ना, ये अगर क्या बोलते हैं रोटेट करेगा तो एक्चुअली L जो है वो रेडियस ऑफ रोटेशन है, इसीलिए इसको L और L मानते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये है इसका मिड पॉइंट, अब हमें डायपोल पर टॉर्क निकालना है, तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स टॉर्क बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर इसमें हम टोटल नेट टॉर्क निकालें, नेट टॉर्क, तो एक्चुअली दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों फोर्स टॉर्क बनाएंगे, तो टाउ लिख देते हैं, टाउ बराबर टाउ 1 प्लस टाउ 2। ठीक, अब जरा देखो ये वाला फोर्स, इसकी फोर्स की बात करूं तो ये वाला फोर्स क्या होगा, इधर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या बताया, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स लिखो इनटू उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से एक्सेस ऑफ रोटेशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखो, है ना, तो लाइन ऑफ फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, देखो ये है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, और ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी, ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। इस डिस्टेंस को हमने d मान लिया अभी समझने के लिए, अब d की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने एक चीज़ और मान ली कि जो डायपोल है
ये जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये जो डायपोल है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा के एंगल पे रखा हुआ है, या ऐसे बोलो इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है, देखो ये होगा इस तरफ, ये पी वेक्टर होगा, डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा है, या ऐसे बोलो कि जो डायपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा के एंगल पे रखा हुआ है, ठीक। अच्छा, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो कोई पूछे कि ये वाला एंगल बताओ, तो सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना भाई। ये देखो ये हमारा क्या है, डायपोल, ये डायपोल, और ये डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड से ये एंगल थीटा है, और ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं है, तो ये जो एंगल बचेगा, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट M है, ये पॉइंट B है, ये A है, इस पॉइंट को हम कुछ मान लेते हैं, चलो C मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को देखो D निकालना पड़ेगा भाई, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे टॉर्क का, टाउ बराबर रखोगे F इंटू डी रखोगे, है ना, इसका रखोगे ये वाला। ऐसे नीचे वाला जो फोर्स है वो भी टॉर्क बनाएगा, तो इसके लिए फोर्स रखोगे और इंटू डी सेम होगा भाई। देखो ये L है तो ये D जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, और ये मिड पॉइंट है, जब इसको यहाँ से ऐसे करोगे तो ये भी D वही आएगा, ये भी D वही आएगा, है ना। ये दोनों ट्रायंगल हैं, ये अगर इसको बनाओगे दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम बनेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो नीचे वाले के लिए भी D वही आएगा, ठीक है, तो D हो गया। अच्छा, अब ये दोनों जोड़ें कि घटाएं, दोनों टॉर्क सेम आ रहे हैं, अब ये दोनों ऐड होंगे कि सब्ट्रैक्ट होंगे, जरा समझना। ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है वो इस डायपोल को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, जबकि ये वाला जो फोर्स है वो इस डायपोल को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। मतलब इस फोर्स से जो टॉर्क बनेगा वो इस डायपोल को क्लॉकवाइज घुमाएगा ऐसे, और जो इस डायपोल से टॉर्क बनेगा वो भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। मतलब ये कि अगर दोनों टॉर्क एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं किसी बॉडी को, इसका मतलब वो दोनों टॉर्क ऐड हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों टॉर्क को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा, टोटल टॉर्क इस डायपोल पर जो काम कर रहा है वो निकल आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा टाउ बराबर 2F इंटू डी। अब जरा डी की वैल्यू निकाल लो भाई। जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये जो देखो छोटा सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में फार्मूला लगा दो, ठीक है। जो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल कौन सा, MB, ये था पॉइंट, है ना, AB डायपोल था, MBC, ट्रायंगल MBC में, इसमें देखो इन ट्रायंगल MBC, अगर ये जो फार्मूला लगाओ, अच्छा ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो हम क्या लगाने हैं, cos 90 माइनस थीटा लगा रहे हैं। देखो ये है, तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज आएगा। भाई एंगल के फ्रंट वाली साइड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब ये वाला जो D है ये बेस हो जाएगा और ये जो L है ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, है ना, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा, ये आएगा D अपॉन L। देख लो भाई, ये वाला एंगल ले रहे हो तो इस वाले एंगल के फ्रंट वाली साइड, मतलब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। चलो ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा बेस मतलब CM और अपॉन कितना, अपॉन MB, यही तो आएगा। तो मतलब ये हुआ, है ना, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से हुआ ये D अपॉन L, D अपॉन L, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बताओ D बराबर कितना आया। अच्छा, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका से मल्टीप्लाई कर दोगे, हो जाएगा L साइन थीटा। ये इस D की वैल्यू आ गया। अब इस D की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो टाउ बराबर आ गया 2F इंटू डी की वैल्यू रखोगे L साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, फोर्स कितना लगेगा, फोर्स की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, है ना। फोर्स कितना है, F बराबर Q इंटू ई होगा, तो ये आएगा 2F की जगह Q इंटू ई रख दो, इंटू L साइन थीटा रख दो। देखो 2Q और L, 2QL क्या होता है, P होता है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, स्मॉल p बराबर 2QL होता है, ठीक है। तो यहाँ रख दो जरा, तो टाउ बराबर कितना आ गया, PE साइन थीटा। बस यही तो हमें लाना था। तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई डायपोल मोमेंट, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट P है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा के एंगल पर रखा हुआ है, तो उस पर जो टॉर्क काम करता है वो PE साइन थीटा होता है, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का एंगल, या ऐसे बोलो तो थीटा क्या है, एंगल किसके बीच का, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मतलब P और E के बीच का एंगल है, ठीक। तो ये आ गया।
अच्छा, टॉर्क जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और अगर टॉर्क एक वेक्टर होती है तो इसमें डायरेक्शन भी होगी, है ना। और ये हमने क्या निकाला, ये एक्चुअल में हमने टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाला है, मैग्नीट्यूड, ठीक, ये हमने निकाला है मैग्नीट्यूड, ठीक। अब डायरेक्शन में देखते हैं भाई, चलो देखते हैं क्या होता है। भाई 11th में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है खूब हम लोग को, A क्रॉस B का, है ना। जब दो वेक्टर का प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है तो वहाँ एक फार्मूला पढ़ा जाता है A क्रॉस B का, ये होता है मॉड A इंटू बी, ये A का मॉड है, ये B का मॉड है, और इंटू साइन थीटा, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, और इंटू हम एन कैप भी लिखते हैं। एन कैप एक्चुअली में A क्रॉस B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, इसका कोई खास काम नहीं है, मतलब डायरेक्शन को बताता है, ठीक। A क्रॉस B का ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखो भाई A क्रॉस B का ये, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड में n हट जाएगा, है ना। मॉड ऑफ A क्रॉस B ये बराबर होता है AB साइन थीटा, यही तो होता है। तो एक्चुअल में ये देखो जरा, A की जगह P है और B की जगह E और थीटा है, तो ये PE साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं पता है? PE साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? P क्रॉस E लिख सकते हैं ना। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, इसको हम देखो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ तो टाउ के ऊपर वेक्टर लगा दो, यहाँ आ जाएगा P क्रॉस E। भाई A क्रॉस B का फॉर्मूला होता है ना AB साइन थीटा, ठीक। अच्छा एक बात और, कोई कहते नहीं हम P क्रॉस E की जगह हम नहीं यहाँ E क्रॉस P ही लिखेंगे, हम E क्रॉस P लिखें तो क्या फ़र्क पड़ता है? भाई फ़र्क पड़ जाएगा, है ना। बात क्या है, फ़र्क ये पड़ जाएगा कि जरा P क्रॉस E को देखो और E क्रॉस P को देखो, है ना। जरा हम डायरेक्शन देखते हैं दोनों की, हम P क्रॉस E की डायरेक्शन देखते हैं और E क्रॉस P की डायरेक्शन देखते हैं, और फिर देखते हैं टाउ की डायरेक्शन क्या है, ठीक। जरा समझना बात को, इस बात को थोड़ा समझते हैं कि इसमें ये सही है कि ये सही है ना। तो देखते हैं भाई, यहाँ पर P क्रॉस E की डायरेक्शन निकाल लें, है ना। तो इसमें देखो जरा, P की ये डायरेक्शन है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, तो P की ये डायरेक्शन है, मान लो ये है किसकी डायरेक्शन? P की डायरेक्शन, और E को इस तरफ है ना, ये E की डायरेक्शन, ये E की डायरेक्शन। अब अगर हम तुमसे कहें कि बताओ P क्रॉस E की डायरेक्शन बताओ, तो अभी हमने बताया था A क्रॉस B की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हम अपना राइट हैंड लेते हैं और A की तरफ फर्स्ट उंगलियों को रखते हैं और फिर B की तरफ घुमाते हैं। इस दौरान जो थंब होता है, अंगूठा होता है, वो A क्रॉस B की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और हमने बताया था कि जो उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ रही होती हैं, वो जो टॉर्क है वो उस बॉडी को उसी डायरेक्शन में रोटेट कराने का प्रयास करता है ना। A क्रॉस B जो है वो उसी डायरेक्शन में उसको घुमाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जरा देखो एक टॉर्क यहाँ पे हो, यहाँ पर हम अगर P क्रॉस E की डायरेक्शन देखें तो P की तरफ उंगली रखो और E घुमाओ, तो टॉर्क जगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा, बोर्ड के अंदर की तरफ, और ये उंगलियाँ ऐसे घूमेंगी, मतलब ये टॉर्क जो है इस डायपोल को ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ठीक। और यहाँ पर भी देख लो भाई, यहाँ पर भी तो ये ऐसे ही घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका मतलब यही सही होना चाहिए। अगर इसको भी देखें तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें E की तरफ पहले उंगलियों को रखना पड़ेगा, फिर P की तरफ घुमाना पड़ेगा। तो इस दौरान जो ये हमारा जो E क्रॉस P है ये बोर्ड के बाहर की तरफ होगा, लेकिन फिर उंगलियां इधर मुड़ेंगी, तो ये जो टॉर्क है वो तो इसको इधर घुमा रहा है ना। टॉर्क जो है साफ साफ दिख रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो टॉर्क इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसके अकॉर्डिंग तो टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर गलत है। तो सही क्या है? सही यही है ना। तो इसको क्या लिखना चाहिए? टाउ वेक्टर बराबर P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर थीटा क्या है? P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा टॉर्क। इतना टॉर्क लगता है किसी इलेक्ट्रिक डायपोल पर, अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, ठीक है। अच्छा है, ठीक। अच्छा, अब एक बात और बात कर लेते हैं कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। तो टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ से साफ साफ दिख रही है ना। टॉर्क की डायरेक्शन क्या है? तो भाई P की तरफ उंगलियों को रखो और घुमाओगे तो क्या होगा बोर्ड के अंदर। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो होगी इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के प्लेन के अंदर की तरफ होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी हम A क्रॉस B के अकॉर्डिंग डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। ए है ये P की तरह है और B है E की तरह, और A क्रॉस B निकाल दो तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वही टॉर्क की डायरेक्शन होगी, है ना। ये बात है, ठीक। अच्छा, अब एक बात और करते हैं जरा, ये हो गया इतना, ठीक है।
अच्छा, जब मतलब एग्जाम में अगर आएगा कि टॉर्क निकालो तो इतना हमें निकाल के आ जाना है बस, ठीक है। अब उसके आगे की थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं, जरा देखते हैं भाई। टॉर्क की जो वैल्यू आई है, टॉर्क की जो वैल्यू आई है, टाउ बराबर आया है पी ई साइन थीटा। ये वैल्यू है ना, डायरेक्शन नहीं है। अगर हम कहें कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ और मिनिमम वैल्यू बताओ, ठीक है भाई। एक चीज़ समझो कि जो टॉर्क है ना, टाउ, ये थीटा पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ऐसे और यहाँ पर डायपोल रखा था, अब डायपोल जैसे जैसे इसको घूमेगा भाई, ये टॉर्क करता क्या है, ये टॉर्क करता क्या है, ये टॉर्क किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करता है ना। वो कोई जो टॉर्क लगता है वो इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देता है, अलाइन कर देता है ना। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो ये डायपोल है, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करता है और सीधे जाके अलाइन कर देता है, ठीक है ऐसे। अच्छा अच्छा, जब ये डायपोल ऐसे होगा तो थीटा ज़्यादा होगा तो टाउ भी ज़्यादा होगा, है ना। और जब ये धीरे धीरे यहाँ पे आएगा तो थीटा धीरे धीरे कम होगा, और थीटा धीरे धीरे कम होगा तो टाउ भी कम होगा। इसका मतलब ये कि पहले ज़्यादा टॉर्क लगता है और फिर धीरे धीरे कम टॉर्क लगता है, ठीक है। मतलब ये डायपोल है तो डायपोल जो है ऐसे मान लो है, तो ये पहले तेज घूमता है, पहले तेज घूमेगा फिर धीरे धीरे धीमे घूमेगा। शुरुआत में तेज टॉर्क लगेगा तो शुरुआत में इसके घूमने की जो स्पीड है वो तेज होगी, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे ये धीरे घूमेगा, है ना। यही तो मतलब समझ आ रहा है भाई। इसके घूमने की स्टाइल देखो, घूमने की स्टाइल देखो। थीटा ज़्यादा तो टॉर्क ज़्यादा, और थीटा कम तो टॉर्क कम, है ना। थीटा 0 तो टॉर्क 0, साइन 0 0 होता है। इसका मतलब ये कि जिस समय थीटा सबसे बड़ा होगा उस समय टॉर्क सबसे ज़्यादा होगा, और जिस समय थीटा सबसे छोटा होगा उस समय टॉर्क सबसे कम होगा। तो जरा निकालते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, है ना। तो मैक्सिमम टॉर्क की अगर बात करो तो साइन थीटा को मैक्सिमम करो, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बताओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू +1 होती है ना। साइन थीटा कॉस थीटा की +1 होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। इसका मतलब थीटा की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी, या फिर 270 डिग्री भी आ सकती है ना। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 270 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाउ मैक्सिमम अगर कोई पूछे तो तुम क्या बताओगे, P/E बताओगे, यही तो बात है। और ये कब बताओगे, जब कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक परपेंडिकुलर रखा हो, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल ऐसे रखा हो, ऐसे, ये E है, और अगर ये -Q है और ये +Q है तो P वेक्टर ये है, ये है P वेक्टर, और ये E वेक्टर। एंगल कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, सही है भाई। यहाँ से एंगल देखोगे तो एंगल 90 बन रहा है, ठीक। इस समय इस पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। अगर कोई पलट दे, इसको पलट दे, मतलब यहाँ -Q कर दे, यहाँ +Q कर दे, तो फिर जो P वेक्टर है ये पलट जाएगा, -Q से +Q इधर आ जाएगा P वेक्टर। और उस समय जो एंगल लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड से वो ये वाला एंगल लोगे तो 270 हो जाएगा, है ना। तो मतलब जब डायपोल मोमेंट जो है वो P जो वेक्टर है वो E से 90 का एंगल बनाए या 270 का एंगल बनाए, दोनों पोजीशंस में टॉर्क जो है मैक्सिमम होता है, इतना लगता है, ठीक। मैक्सिमम टॉर्क लगता है, मतलब जब ये ऐसे रखा होता है तो बहुत तेज़ी से घूमता है, और इसके बाद फिर धीरे 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 रुक जाता है, इस तरह से, है ना। ये बात है। तो ये हमारा मैक्सिमम टॉर्क आ गया। अब अगर तुमसे कहा जाए कि मिनिमम टॉर्क बताओ भाई, तो साइन थीटा की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो टॉर्क भी मिनिमम होगा, ना। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है ना। आपको कह रही है -1 होती है भाई, -1 होती ठीक है, लेकिन -1 होगा तो टॉर्क की डायरेक्शन पलट जाएगी, है ना। तो टॉर्क लगेगा, फिर टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें अभी डायरेक्शन इतना मतलब नहीं है, हमें ये मतलब है कि टॉर्क कितना लगेगा, मतलब अगर 0 होगा तो टॉर्क लगेगा नहीं, ठीक है, ठीक है। तो हम डायरेक्शन का हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर तुम कहोगे कि साइन थीटा के वैल्यू -1 रख दो तो ये अभी इधर घूम रहा है, फिर उल्टा घूमने लगेगा, है ना। वो चीज़ अलग हो जाएगी, वो चीज़ यहाँ नहीं है, क्योंकि ये घूमेगा तो इधर ही भाई। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होगा, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर अगर तुमसे कहा जाए कि मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम टॉर्क निकालो, तो मिनिमम टॉर्क के लिए क्या करो, यहाँ पर हेयर मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा बराबर ली जाएगी -1, सॉरी -1 नहीं, 0 -1 नहीं लेना, वैल्यू बता रहे हैं
क्योंकि -1 ले लोगे तब तो फिर गड़बड़ है। हमें टॉर्क की वैल्यू से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है ना। तो टॉर्क की अगर वैल्यू से मतलब है तो फिर हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मॉड देखेंगे, और साइन थीटा का मॉड की मैक्सिमम वैल्यू 0 होती है। मतलब साइन थीटा के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1, और साइन थीटा के मॉड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, लेकिन साइन थीटा के अगर मॉड की मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो वो 0 होगी। भाई अगर -1 का मॉड करोगे तो +1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 ही लेनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ 0 लोगे भाई तो कितना आ जाएगा, तो टॉर्क आएगा, टाउ मिनिमम आएगा, साइन 0 0 होता है तो टॉर्क 0 हो जाएगा। तो साइन, अच्छा साइन में 0 कब कब होगा, कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, है ना, या फिर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी। मतलब जिस समय थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो उस समय टॉर्क 0 लगेगा, मतलब लगेगा नहीं, टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, और ये मिनिमम होगा। कैसे भाई, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, और ये डायपोल रखा हुआ है -q +q, तो ये डायपोल मोमेंट है, p भी इधर है, e भी इधर है, इस समय थीटा कितना है, 0 है, थीटा 0 है ना, तो टॉर्क नहीं लगेगा। और सिंपल सी बात है कि एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा, ये दोनों जो फोर्स हैं वो इसको घुमा नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम हो जाएगी, तो घुमा ही नहीं पाएंगे, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा ये कब की बात है, जब थीटा 0 होगा। अच्छा अगर थीटा 180 हो जाए, मतलब ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डायपोल है, यहाँ पर पहले यहाँ क्या था, यहाँ -q था, यहाँ +q था, p वेक्टर इस तरफ था, अब क्या हम कर दे रहे हैं, +q यहाँ कर दे रहे हैं और -q यहाँ कर दे रहे हैं, p वेक्टर इधर हो जाएगा, ये हमारा p वेक्टर है और ये हमारा e वेक्टर है, तो e इधर है और p इधर है, थीटा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो थीटा अगर 180 होगा तो भी साइन 180 0 आता है, तो भी यहाँ पर टॉर्क 0 काम करेगा। यहाँ पर भी ये टॉर्क इसको घुमा नहीं पाएगा, है ना भाई। यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर ये दोनों फोर्स इस डायपोल को दोनों तरफ खींचेंगे, और खींचेंगे मतलब खींचेंगे, बाकी क्या बोलते हैं, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, एक ही पॉइंट से जा रही है, तो फिर यहाँ पर टॉर्क ही नहीं काम करेगा ना, ये दोनों इसको घुमा ही नहीं पाएंगे, r 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर क्या होगा, एक फोर्स इधर काम करेगा और एक फोर्स इधर काम करेगा, तो यहाँ पर भी लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पर भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो टॉर्क की ये मैक्सिमम वैल्यू है और टॉर्क की ये मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब इसी के आगे ये जो होता है इसको, ये मतलब यहाँ पर जो है इस दोनों पोजीशंस में अगर हम देखें, इन दोनों पोजीशंस में हम देखें तो टॉर्क 0 लग रहा है ना। फोर्स तो वैसे ही 0 लगता है, फोर्स तो वैसे ही 0 लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं ये इक्विलिब्रियम में, है ना, इक्विलिब्रियम, ठीक है, साम्य अवस्था में। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के हम और आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स हम लोग देखेंगे, इसी का थोड़ा और एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसकी बात करेंगे, और कब ये टॉर्क स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, उसकी बात हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो आपके लेक्चर में हमें इतना ही है कि भैया टॉर्क जो है वो कितना होता है, टॉर्क की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। ठीक है, इतना टॉर्क मैक्सिमम काम करता है और मिनिमम काम करता है। ठीक है, थैंक यू।